क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं, मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूँ तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे, इस सिलेक्शन को भगाएंगे। ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं। जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने एमएनएस और एमपीज की, वो नहीं मानेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बेनज़ीर भुट्टो की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। उनकी सियासत का महवर जमहूरियत का फ़रोग़ और जदीद पाकिस्तान का था। वो ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार थीं, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे की ख़िलाफ़ थीं और उसकी मज़म्मत करती थीं और उसकी एक अलामत बनकर जो है वो सामने आई, मगर इसी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का निशाना बनी। आज इसी मुनासबत से गढ़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा इज्तिमा था, जिसमें कल के मुखालिफ और इत्तहादी, आज के इत्तहादी मिलकर मोहतरमा शहीद को खिराज तहसीन जो है वो पेश कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेज पर मौलाना साहब को छोड़कर पीडीएम जमातों के बाकी सभी लीडर्स मौजूद थे। मौलाना की अदम मौजूदगी को एक जो है वो इख्तलाफ का शाखसाना कहा जा रहा है, लेकिन मरीम नवाज़ ने इंतहाई तंज़ीह अंदाज में अपना जो है इसको डाउन प्ले करते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह इसको ये दिखाया जाए कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बीबी शहीद के लिए सजे स्टेज पर मौलाना का ना आना कितना अहम है और इसका पीडीएम के लिए क्या मतलब हो सकता है, जो अब तक इस्तीफ़ों, लॉन्ग मार्च और ज़िमनी इंतखाब पर अपनी अपनी राय के सबब पहले ही इख्तलाफात का शिकार जो है वो नज़र आते हैं और ख़बरों की जद में हैं। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का जो है वो पैनल मौजूद है। हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से। साथ ही साथ हमारे साथ समर अब्बास होंगे मौजूद, जो आज गढ़ी खुदा बख्श में भी थे। उनसे पूछेंगे वहाँ पे क्या टेम्परेचर था, वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें जो है वो नोटिस की। आदिल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, और अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। अवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अवैस साहब से शुरू करती हूँ। अवैस साहब, आज बीबी साहिबा की 13वीं जो है वो बरसी थी और यहाँ पे आज एक बड़ी अनोखी चीज़ हमें जो है वो देखने में नज़र आई। 13 सालों में हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वफ्द और सीनियर लीडरशिप जो है उसने शमूलियत इख्तियार की हो इस प्लेटफॉर्म से। और माजी में आपको याद है कि किस किस्म के बयानात भी जो है वो आते रहे हैं, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के हवाले से, भुट्टो साहब के लिए, बीबी साहिबा के लिए क्या अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे। तो आज की गैदरिंग को इस मुनासबत पे अगर हम देखें, आप किस तरह इसको देखते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं? जी मारिया, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मैं खुद, मेरा ताल्लुक लाड़काना से है और ये गढ़ी खुदा बख्श और जो यहाँ पर कब्रें हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, या फिर शाहनवाज या मुर्तजा, इन सब के सामने जो इज्तिमा होता है हर 27 तारीख को या फिर 4 अप्रैल को, जब जनरल ज़िया के दौर के अंदर फांसी दी थी 1979 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ये 2 मौके ऐसे होते हैं जब ऐदो पैमा होते हैं और फिर नारे लगते हैं, और चाहे आप उसे पॉलिटिकल रैट्रिक कह लें, भुट्टो पॉलिटिकल डायनेस्टी की, लेकिन ये खालिसतन जो इज्तिमा होता है वो पार्टी वर्कर्स का, पार्टी सपोर्टर्स का, ये भुट्टा, ये क्यों कह लीजिए कि भुट्टो के चाहने वालों का, नो डेरो, रतो डेरो, गढ़ी खुदा बख्श, लाड़काना, कंबर, शिदातपुर, करीब करीब जितने भी, नसीराबाद, पूरे सिंध से वहां पे लोग आते हैं, पंजाब से भी। उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर जो सबसे गैर मामूली बात थी वो ये कि शरीफ खानदान की जो सियासी जानशीन इस वक्त बन गई है मरीम नवाज साहिबा, वो वहां थी। और अगर उनके हिसाब से देखें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सियासी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने ग्रैब की, और सिंधी में उन्होंने जुमले अदा करने की कोशिश की और फिर जियालों को मुखातिब किया और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी को शहादत करार दिया, और किस तरीके से वो दुखी थी जब ये वाकया हुआ। तो उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया और ऐसा उन्होंने इस स्टेज पे जो है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी, मुझे जितनी मैं पीपल्स पार्टी की सियासत को जानता हूँ, आने वाले दिनों में बड़ा ये इम्तहान होगा खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलग क़यादत के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, जरदारी साहब के लिए और दूसरे रहनुमाओं के लिए, कि वो जो बैठे हुए थे मैदान में, कि वहां से फीडबैक क्या आता है, कि वो
उनको ये अच्छा लगा, वो लोग उन्होंने ये हजम की ये बात, क्योंकि स्टेज पे शरीफ खानदान, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गया कंडोलेंस ऑफर करने भुट्टो खानदान को नौडेरो के अंदर, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, तो वहां पर बाकायदा एक मेरे जानने वाले हैं पीपल्स पार्टी के, उनके फोन पे राब्ता हुआ, एक एमपी थे नून लीग के, उनका कि क्या नवाज शरीफ यहाँ पर आ जाए, क्या उन पे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा लोगों का। तो इतनी ज्यादा हॉस्टाइलिटीज थी ना, हॉस्टाइल आपस में जो एक रिश्ता था वो था। उसके दौरान सबसे बड़ी बात तो ये, और दूसरी जो बड़ी बात मुझे गैर मामूली नजर आई मारिया, वो ये कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का जो बयानिया था उसके अंदर वो सख्ती या तलखी नहीं थी जो मरियम नवाज साहिबा ने एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दिया, और एक बहुत लंबी तकरीर की गड़ी खुदाबख्श के इस्तेमाल से। तो मरियम साहिबा, मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब ने जिस तरह का लबो लहजा इख्तियार किया, मुझे लगा कि वो ये कह रहे हो बैनो सतूर जो मैं समझा हूं कि वो ये कह रहे हो कि भी हम हैं जो काबिल लोग हैं, हमने पाकिस्तान खबे का नारा लगाया था भुट्टो की शहादत के बाद। और वैसा अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, इस पे आगे जाके विल डायलेट अपॉन दिस, बिकॉज बड़ी चीज़ें जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स में आई उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। आदिल साहब की तरफ चलती हूँ, आदिल से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आदिल, आज का जो ये प्लेटफॉर्म था, इस पे माजी में जब भी हमने देखा है, यहाँ पे जब भी नौडेरो से गड़ी खुदाबख्श से जब भी जो है वो तकरीबात का जो है वो इनकाद हुआ है, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसमें शमूलियत इख्तियार करे। आपको याद होगा माजी के बयानात भी आज भी काफ़ी टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं जहाँ खड़े हुए हैं जाजुल हक साहब के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब और कह रहे हैं वो जाली शहीद वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें और भी हैं। तो आप आज की जो ये गैदरिंग है इस प्लेटफॉर्म से, शरीफ खानदान का होना इस प्लेटफॉर्म पे, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल है आदिल साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा इसको जो है वो दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज़ आज सबको जो है ये एक अनयूजुअल चीज़ लगी। जैसे अवैस साहब ने अभी बड़े तफसील से उन्होंने बात की कि जब बीबी साहिबा की शहादत भी हुई तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि क्या कोई रिएक्शन तो नहीं होगा अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि माजी की बहुत ज़्यादा तलखियाँ जो हैं वो दोनों पार्टीज़ की आपस में थी, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की जो है वो शमूलियत इसमें हुई हो। इस पर खैर आप भी आगे भी जाके बात करेंगे। अभी आज जो हमने माहौल देखा, जिस तरह वैसे साहब कह रहे हैं कि मरियम साहिबा की बड़ी एक तकरीर जो है उसमें तलखी जो है वो हमें नज़र आई, और जिस तरह जो पिछली कुछ अरसे से उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तकरीर है या उनकी जो सख्ती है लहजे में, वो आज भी बरकरार थी। उसी मुनासबत से आज क्या कहा मरियम ने, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शायद ये पीडीएम में टूट फूट शुरू हो चुकी है, पीडीएम जो है वो उनमें उस तरह जो एक यकसुई थी वो नहीं है। इस पर बहुत सारे आगे चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे जाके, लेकिन मरियम ने पहले क्या कहा ज़रा वो सुन लेते हैं। अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। इंशाल्लाह पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। जी, ये आपने सुना मरियम साहिबा जो है वो बात कर रही हैं कि पीडीएम के अंदर टूट फूट जो है ये तुम्हारा ख्वाब कभी जो है वो पूरा नहीं होगा, और बड़ा तंज़िया अंदाज से उनका जो है वो सारी बात करना था। रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रज़ा साहब, आज की आपने जो तकरीर देखी और मरियम साहिबा की जो आपने भी हमने स्टेटमेंट भी सुनवाई, तो इसका एक पस मंज़र भी है। आप देख रहे हैं कि बड़ी दिनों से टूट फूट की खबरें जो हैं वो आ रही हैं,
और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगर बाई इलेक्शन का मसला हो या फॉर दैट मैटर धरने का मसला हो, उस पर JUI में और PMLN में कंसेंसस आपको नज़र आता है, लेकिन जरदारी साहब एक डिफरेंट सफ़े पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बाई इलेक्शंस का भी पहले अनाउंसमेंट कर दी, धरने का भी वो कह रहे हैं कि जी हम माजी में इसको जो है वो हम इसको बुरा समझते थे, तो आज हम इसको किस तरह जो है वो आगे लेके जाएंगे। अब ख़बरें ये आ रही हैं आज की जो मौलाना की जो इसमें अदम मौजूदगी है उसके हवाले से ये बात हो रही है कि जो मौलाना का सिंध का चैप्टर है उनमें एक बड़ा जो एक नापसंदीदगी का इजहार उनकी तरफ से जो है वो किया गया। उनका ये मानना है कि माजी में हम हमेशा जो है वो एहतजाज करते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम एहतजाज करते रहे हैं, और अभी भी ये था कि शायद वहाँ से राशिद सुमरो साहब जो हैं वो उनकी सरबराही में कोई एहतजाज यहाँ पे होना था। तो आप किस तरह देख रहे हैं मौलाना के लिए जो सूरत हाल है, क्योंकि मौलाना पे बहुत ज़्यादा जो है अ लॉट ऑफ पीपल आर बैंकिंग ऑन मौलाना, दीज पार्टीज आर बैंकिंग ऑन मौलाना, जो अंदरूनी उनकी पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से आप चीज़ें किस तरह देख रहे हैं? क्या टूट फूट हो रही है अंदर PDM के और मौलाना की अपनी जमात के अंदर? जी, बड़े चुभते हुए सवालात और मुश्किल सवालात किए हैं डॉक्टर साहिबा आपने हमेशा की तरह। तो बात ये कि टूट फूट जो है वो मेरे ख्याल से वो तो नहीं हो रही, वो तो ज़्यादा कयाफा है या वो एक चीज़ है कि जो चाहती है गवर्नमेंट ऑफ द डे कि बिल्कुल टूट फूट हो, इंतशार हो और ये इत्तेहाद बिखर कर गिर जाए या ख़त्म हो जाए। हाँ, इख्तलाफात ज़रूर हैं और बड़े गहरे और संगीन किस्म के इख्तलाफात हैं जो कि PDM के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं। उनमें सर फहरिस्त जो है वो तो ये हदफ है कि क्या वाकई ही में इस्तीफ़े देने चाहिए और उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ आरा हैं और वो आपने ख़ुद उसका जिक्र कर दिया। दूसरी बड़ी ये बात है कि भाई टारगेट क्या है, क्या इमरान खान साहब को हटाना है इक़्तिदार से? इन हाउस चेंज के ज़रिए भी किया जा सकता है, वो तो कम से कम पंजाब से आगाज़ किया जा सकता है, लेकिन PMLN और ख़ुसूसन उनके जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनका व्यू ये नहीं है। वो उनके ख्याल से इन हाउस चेंज या चौधरीज़ के साथ बातचीत कर वो मौजूदा सेटअप को ही बरकरार रखा जाएगा, उससे कुछ उनको ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। वो एक रीसेट चाहते हैं, यानी कि जिस तरह कंप्यूटर पे आप वो एक बार रीस्टार्ट करते हैं ना पूरी चीज़ को, तो वो चाहते हैं कि मौजूदा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट किया जाए, एक बटन दबाकर, एक फ्रेश इलेक्शन जो हो उससे हो, आज़ादाना इलेक्शन हो जिसमें कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब ये तो होता बहुत मुश्किल है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसके होने के लिए चंद जो हमारे मुल्क में मुक़्तदर हल्के हैं उनकी रजामंदी या उनका प्रेशर के बगैर ये नहीं हो सकता। और यही तीसरी जो इख्तिलाफ का मसला है वो ये है कि ये लॉन्ग मार्च और धरना ये कैसे होगा, कितना लंबा होगा, क्यों होगा, उसका हदफ क्या होगा और उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा। पार्टियों के अंदर भी मसला हो गया, JUI के अंदर मसला हो गया है, नून के अंदर आपको पता है शीन और नून दो कैंप्स हैं, और आई एम श्योर PPP के अंदर भी मुख्तलिफ आरा होंगी। तो ये एक खिचड़ी पकी हुई है जो अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर वाजे हो जाएगा कि अगर तो ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद जो है सीरियस है, वो अपना एक कॉमन मिनिमम टारगेट अचीव कर ले। अभी तो उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है ना, और वो तो कहने को तो वो चांद मांग रहे हैं अनोखे लाडले, लेकिन चांद इतनी आसानी से मिलता नहीं खेलने को। ठीक ठीक, मैं आदिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आदिल अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल साहब, क्या आपको आवाज़ आ रही है? आदिल साहब की मेरे ख्याल है लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे जो है वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल अवैस साहब की तरफ लेके जाती हूँ। अवैस साहब, आप इसको जिस तरह मरियम ने डाउन प्ले किया, उन्होंने बड़ा सार्कास्टिक अंदाज में हा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जो है वो बातें वो कर रही थी और उन्होंने बड़ी डाउन प्ले करने की कोशिश की, लेकिन क्या वाकई ही चीज़ें उतनी सादा हैं जिस तरह मरियम कह रही हैं, या फिर जिस तरह बातें अब इस वक्त टहमगोइयाँ हो रही हैं कि मौलाना के एक तो हमने देखा शेरानी साहब का मसला था या हाफिज साहब का मसला था, लेकिन अब सिंध चैप्टर में भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये कहा जा रहा था हमने तो हमेशा एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत की है, और राशिद सुमरो साहब गालिबन वहाँ पे कोई एहतजाज का भी इरादा रखते थे जो जिसपे बिलावल भुट्टो साहब बहुत नाराज़ हुए और फिर मौलाना नहीं आ सके या मौलाना ने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसमें शमूलियत इख्तियार करूँ। क्या आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस नौयत की भी मौलाना के लिए?
देखिए मौलाना साहब की जाहिर बात है कि दो उन्होंने हेड्स पहने होते हैं। एक पहना होता है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, जहां पर वो पार्लिमानी सियासत या जमहूरी सियासत की बात कर रहे होते हैं, और जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में, बकर के सॉरी DI खान के अंदर, करक के अंदर, लकी मरवत में, बनू में, वहां पर जहाँ पे मदारिस का नेटवर्क है, इसी तरह कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्लाह, जिस तरह भी, और सिंध के अपर सिंध के अंदर गोटकी, डरकी या इवन लाड़काना, यहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वो इंतहा पसंद सियासत की बात कर रहे होते हैं। और हमें ये बहुत ज्यादा तवक्कुआत, जमहूरी तवक्कुआत रखने की जरूरत नहीं है। उनका ठीक है, उनका एक फसाड तो बिल्कुल जमहूरी है, और MRD के जमाने के अंदर वो जेल भी गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन MMA की जब हुकूमत थी तो इन्होंने ही तालिबान हुकूमत, तर्ज हुकूमत अपनाई थी खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त की सूबे सरहद में। म्यूजिक में पाबंदी लगाई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूजिशियंस को दरबदर कर दिया था। तो ये दो उनके हेड्स हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि तीनों जमातों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े क्रैक्स पड़ गए PDM के अंदर। खुद JUI के अंदर आप देख लीजिए कि JUI के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना शिरानी, मौलाना नसीबुल्लाह, इन लोगों से खतरा नहीं है। और ये बहुत सालों से 2014 में मेरे सामने पेशावर में था, तो जब मौलाना शिरानी जो है वो मौलाना साहब के खिलाफ अमीर का इंतखाब लड़ रहे थे। फिर बड़ी नेगोशिएशन हुई 24 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन्होंने विड्रॉ किया। ये जब से चल रहा है, उसके बाद उन्होंने शिकस्त दिलवाई मौलाना ने बड़े पॉलिटिक्स के साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इन सारे जो चारों लोग हैं, और उसके बाद इनको साइडलाइन किया हुआ था। तो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। दूसरा जो लड़काना, ये सिंध की आप बात करिए, राशिद सुमरो के जो वालिद थे डॉक्टर खालिद सुमरो, जिन्होंने चाणक्य से ग्रेजुएशन की थी, उनका एक बहुत बड़ा मदरसा है लाड़काना के अंदर, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और वो जो है वो खुद बीबी मोहतरमा के खिलाफ लाड़काना से लड़ते रहे हैं। तो दो इख्तलाफात हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में। अब देख लीजिए कि इतना आसान नहीं है कि उन्होंने थ्रेट किया हो मौलाना साहब खुद नहीं गए लाड़काना। दो वजूहत से, एक है कि JUI की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से जो अगेंस्ट PPP है, और अभी ज़मीनी इंतखाबात काफी जगहों पर हो रहे हैं सिंध के अंदर। और दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक बहुत ज्यादा मुतमईन या खुश नहीं है जिस तरह जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मामला आगे की तरफ किया सेनेट के बाद इस्तीफों के मामला। अच्छा, अब ऐसा मुझे बिल्कुल मैं जरा आदिल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। आदिल, आई होप अब आपको आवाज आ रही है। जी, आई कैन हेयर यू मारी। जी, ओके, ग्रेट। आदिल, जो मौलाना साहब की आज वहाँ पे अदम मौजूदगी थी, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इज़ इट बिकॉज ऑफ द इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स जिसमें सिंध चैप्टर की हो गई, या फिर अभी आपने देखा जो वहाँ पे सारी सिचुएशन बनी हुई है सुमरो साहब के हवाले से, राशिद सुमरो साहब के हवाले से, क्या उसकी वजह से है? या जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब से वो कुछ नाखुश हैं, वो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर गोइंग, बाई इलेक्शंस का मामला हो गया, सेनेट का मामला हो गया, इस्तीफों का मामला हो गया, जरदारी साहब उस पर अग्री नहीं कर रहे, या इन दोनों का जो है वो एक मिला जुला जो है वो एक अमेलगमेशन है? देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को तो कहा कि आप जाएं। मुझे जो लगता है वो उनका इंटरनल से ज़्यादा इस वक्त जो इशू है, वो जो PDM का इंटरनल मसला है वही है। मौलाना साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इन्हीं मामलात पर हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अगर आप थ्रू आउट देखें, क्रोनोलॉजी देखें इवेंट्स की, तो पीपल्स पार्टी PDM के साथ 2 कदम आगे बढ़ती है, 1 कदम पीछे हो जाती है। चाहे वो स्टेटमेंट्स की सूरत में हो, चाहे वो इवेंट्स की सूरत में हो, चाहे वो स्टांस हार्ड रखना, सॉफ्ट रखने की सूरत में हो। क्योंकि इस ज़ाहिर हम इस पर कई दफ़ा सारे ये बात कर चुके हैं कि स्टेक पीपल्स पार्टी का है, मौलाना साहब का और PMLN का कोई स्टेक इस तरह का नहीं है कि वो ब्लंटली जो है वो डिसीजंस करना शुरू कर दें। और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कार्ड्स खेल रही है, मैं बार बार काफ़ी दिनों से अपने शोज में भी कह रहा हूँ, थ्रू आउट हम इस पर बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स स्मार्टली खेल रही है। वो जिधर सिग्नल देना चाहते हैं वहाँ वो मुसलसल सिग्नल दे रहे हैं। मौलाना साहब वो सिग्नल लेने समझने में सबसे आगे हैं। मौलाना साहब ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जब भी थोड़ा सा सॉफ्ट अपना स्टांस रखती है तो क्यों रखती है,
ताकि उनके लिए एक डोर ओपन हो। अब मैं ये तो नहीं कहता कि एक तरफ जाहिर है लोग एक्सट्रीम पोजीशंस लेके कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही पीडीएम के साथ जो है वो कोई कर रही है, फ्रॉड कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी को ये सेंस है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को थोड़ा सा उस पर बिलीव करने वाले लोग हैं, उन्हें ये सेंस है कि अगर हम एक एक्सट्रीम पोजीशन पर चले गए तो निजाम के तलपट होने से किसी को फायदा नहीं होगा, निजाम के में हिलचल अगर हुई तो उससे किसी को फायदा नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी एक हाथ से इशारा भी दे रही है एस्टैब्लिशमेंट को भी कि जी हमसे बात कर लें। आज जरदारी साहब की स्पीच से मुझे ऐसा लगा कि जरदारी साहब ने उन्हें भी ये सिग्नल दिया है कि देखें, क्योंकि उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आईनी तरीके से हम गिराएंगे, लेकिन दीगर जमातें, मौलाना साहब और पीएमएलएन तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते हैं। वो कहते हैं जब हम सड़कों पे निकलेंगे तो अवाम फैसला करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है कि तो हम आईनी, मसलन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में अगर हम इस्तीफे भी देंगे तो उस स्टेज पे ले जाके देंगे कि फिर हम जो है वो ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे पूरा मुल्क ब्लॉक कर सके, ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद तक ना हो। और तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को शायद आज भी उनके जहन में ये बात है कि अगर इस निज़ाम के अंदर से किसी ने बेनिफिशरी हो, देखें आप जहन में रखें, एस्टैब्लिशमेंट और मौलाना साहब वहां पहुंच गए जहां उनको फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता मौलाना साहब को, यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट, इसी तरह पीएमएलएन और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट वहां पहुंच चुके हैं जहां उन्हें फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अगर इस पूरे सिस्टम में किसी को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है तो वो पीपल्स पार्टी है। और मुझे लगता है आज जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट के जरिए ये रिफ्लेक्शन दी है, आई एम वेरी मच देयर। Absolutely, I'll have to interject there. मैं आप दोनों को रास्ता बता दूंगा। बिल्कुल, इसी पे हम जो जरदारी साहब की बात है, जो जरदारी साहब ने आज स्टेटमेंट दी है, उस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे बड़ी बात हो रही थी, तो ज़रा सुनवा देते हैं आपको और फिर अपने मेहमानों से पूछते हैं कि उनका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई मुज़ायका नहीं है जेलों में जाने के लिए। वैसे साहब की जानब जाऊंगी। वैसे साहब, सोच बदलनी होगी और मुशर्रफ साहब का उन्होंने हवाला दिया, तो ऑब्वियसली ही वाज रेफरिंग टू जो इम्पीचमेंट की थ्रेट्स थी, जिस तरह मुशर्रफ साहब फिर चले गए। अब यहाँ पे भी अगेन कमिंग बैक टू द डिसएग्रीमेंट्स इन द पीडीएम, ऑन द पीडीएम प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी जरदारी साहब एक तरह का ये जो इंदिया दे रहे हैं वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ दे रहे हैं, जिसकी माजी में भी वो बात करते रहे, माजी करीब में वो कहते रहे कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाना चाहिए। उस पर ना मौलाना साहब मान रहे हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मान रही है, क्योंकि उनका मानना है कि सेनेट इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ, नो कॉन्फिडेंस स्पीकर वाला इलेक्शन था, उसमें जो हुआ उसके बाद हम ये मूव नहीं बना सकते, इट्स नॉट फीजिबल। ऐसे में इतनी डिसकंटेंटमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं बेसिक चीज़ों पे, तो ये आगे फिर किस तरह चलेंगे सर? मैं ऐसा नहीं समझता कि बहुत ज्यादा दरारें पड़ गई हैं पीडीएम में। देखिए, सारी तीनों जमातें जो हैं इनकी कमजोरियों और अपनी स्ट्रेंथ के साथ ये आगे चल रही हैं। अब अगर बात करें कि मौलाना फजल रहमान साहब, जाहिर बात है कि फ्रिंजेस पे सियासत करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर उनका वोट बैंक है, वो कौमी सियासत के अंदर नवाब नसरुल्लाह खान बनना चाहते हैं जो उनके आइडियल हैं, और उसके लिए उनको सियासी छतरी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की। और पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान साहब उनकी स्ट्रीट पावर के लिए चाहिए, उस मजहबी रुझान या मदारिस के तलबा के हवाले से उनको जरूरत है। अगर पीपल्स पार्टी को देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि उन्हें लास्ट इलेक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उनको इख्तिदार सिंध में मिला, गैर मामूली तौर पर सीटें उन्हें हासिल हुई, ठीक है, पंजाब के अंदर वो वाइप आउट हो गए गुज़श्ता 5-8 साल के अंदर। उनको पीएमएलएन की जरूरत है, पीएमएलएन की इस वजह से जरूरत है कि पंजाब की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत इस वक्त शरीफ खानदान की नून लीग है, और नून लीग वो जो रेडिकल व्यूज जो इस वक्त वो एक्सप्रेस कर रही है वो उसी तरह के हैं जो माजी के अंदर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से सुनते थे। तो इस वजह से मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, कोई भी वजूहत है,
वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत क्यों है और नून लीग को इस वजह से जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जाहिर बात है कि वो अपना वजन इतना नहीं डाल सकते एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी और इमरान खान साहब के खिलाफ अवाम की सूरत में भी। अब बड़ा इम्तहान जो मुझे लगता है वो यही है कि जो इख्तलाफ है वो दो इख्तलाफ है। एक इख्तलाफ है कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब करना है, इसी वजह से 1-1.5 महीना डिले कर दिया उन्होंने, और उस पर सबसे ज्यादा वजन किसका है, जो मेरी इत्तलात है वो उन्होंने नून लीग पे डाली है कि भाई जीटी रोड पर आपने लोगों को इकट्ठा करना है, मीनार पाकिस्तान मैदान में जो भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो भी राइवल्स ने आप पे ताने तशने किए, अब आप जीटी रोड से इकट्ठा करेंगे, जो हम लॉन्ग मार्च पे जाएंगे। तो जो पंजाब से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के साथ अगर बड़ा सवाल ये निशान है, अगर वो लोग लेके निकलने में कामयाब हो जाती है नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब और उस काफिले में जरदारी एंड कंपनी भी होते हैं पीपल्स पार्टी के, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाहिर बात एक बड़ी सम एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये कि उनका दूसरा जो बड़ी है कि धरने पे इख्तलाफ है। धरने पे नवाज शरीफ और जरदारी एक बात करेंगे, धरना नहीं देना चाहिए, क्योंकि माजी के उनके जो जमहूरी भाषण थे अगेंस्ट ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब के, वो आड़े आएंगे कि भाई आप तो उनको गैर जमहूरी कह रहे थे, अब वो जब आप धरने के लिए तो ये जमहूरी। दूसरी जो जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब धरने के ऊपर कह रहे हैं कि जी एक्सट्रीम स्टेप लेना हो तो हम धरने के लिए तैयार हैं। दूसरा बड़ा इख्तलाफ है इस्तीफों पे। इस्तीफों पे मैं नहीं समझता, जितनी मेरी बसीरत है या मेरी नॉलेज है, कि अपोजिशन जमातें अनलेस कोई बड़ा सियासी बहरान सेनेट से पहले ना खड़ा कर दे, सेनेट के इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे, और सेनेट के इलेक्शन में अगर हिस्सा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि मौसम सरमा में मौसम बहार तलाश करने के बजाय मौसम गर्मा का इंतजार करना पड़ेगा अपोजिशन को। मेरी पॉइंट आपका आ गया, लेकिन वैसा अगर हम बात करें धरने की भी बात करें, वहां पे भी कंसेंसस नहीं है, इस्तीफों की बात करें कंसेंसस नहीं है, तो जो बड़े इसका मतलब इश्यूज हैं उन पे तो कंसेंसस नहीं है, फिर तहरीक जो है उसका जो फ्यूचर है तो ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल है। मैं जरा रजा साहब से पूछ लूँ, रजा साहब जो ये जरदारी साहब की आज तजवीज़ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? कि जी हमसे भी पूछ लो, हमने ये मैंने पहले भी किया है, आप किस तरह इसको देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जरदारी साहब? भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो हिकमत अमली है आप उस पर यकसुई से गामजन हैं, लेकिन हम उस हिकमत अमली से कुछ इख्तलाफ रखते हैं, इसलिए मिलजुल के मशावरत से इसको बदलना ज़रूरी होगा। देखिए अभी 3 ऑप्शंस ही हमारे सामने है ना। एक तो इन हाउस चेंज की ऑप्शन है जो मुबैना तौर पर जरदारी साहब ने उसका पहले भी जिक्र किया था कि पंजाब से आगाज करेंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाया जाएगा और फिर इस्लामाबाद में जो है चेंज ऑफ गवर्नमेंट आएगी। और फिर दूसरी ऑप्शन जो है वो तो फुल फ्लेज जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो चाहते हैं नवाज शरीफ साहब के नए इलेक्शन की तरफ जो है, इस्तीफे हों, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी उनकी डिमांड है, और उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि सिस्टम जो है वो रीसेट हो सके। और तीसरा ऑप्शन तो फिर यही है कि रो धो के कुछ कंसेशंस लेकर कुछ जो है सहूलतें लेकर अगले 2 साल निकाल लिए जाएं, और इस जमानत पे कि कुछ ना कुछ फेयर इलेक्शन का सिलसिला बनेगा। या जो ट्रैक 2 की अभी गुफ्तगू का आगाज भी हुआ है, वो भी उसका हवाला इसी ऑप्शन से है। तो बात यह कि ये तीनों ऑप्शंस तो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान हर सूरत पे इमरान खान साहब को गिराना चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट को। उनका हदफ एक ही है, बड़ा क्लियर है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि वो बिल्कुल सियासत से जो है मज़ीद उनको डैमेज होगा। और कुछ उन्होंने ज़ाती तौर पर भी लिया हुआ है कि जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है PTI में उनके खिलाफ वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा जो है PMLN जो है वो बिल्कुल ऑल आउट, उनको दे हैव नथिंग टू लूज। मियां साहब तो वैसे बाहर हैं, शहबाज शरीफ जेल में है, उनके बेटे जेल में है, और ना उनकी किसी सूबे में गवर्नमेंट है। वो ये चाहते हैं कि धक्का पुश करते जाओ ताकि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान उस सिचुएशन में आ जाए कि उनको कुछ समझौता करना पड़े। अब पीपल्स पार्टी की सिचुएशन बिल्कुल फर्क है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्या हासिल होगा, क्या उनको अगर फ्रेश इलेक्शन होता है अगले 6 महीने बाद,
तो क्या पीपल्स पार्टी को मरकज में इक़्तिदार मिलेगा? बिल्कुल इसका चांस नहीं है, क्योंकि उनको सिंध ही मिलेगा, तो सिंध तो उनके पास है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, तो ये बात है। बिल्कुल आदिल साहब, आपने इस बयान की तरफ जो है वो इशारा किया था जब हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे। अब ये पैगाम किसके लिए है, किसको सुनाना चाह रहे हैं जरदारी साहब? बयान तो बड़ा क्लियर है, क्या कहना चाह रहे हैं, सुनाना किसको चाह रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब जब भी सुनाते हैं वो दोनों साइडों को सुनाते हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जरदारी साहब एक ही सांस में और एक ही जुमले में दोनों को, एस्टैब्लिशमेंट को भी बता रहे हैं, क्योंकि वो अगर ईमानदारी से इसका तज्जिया किया जाए तो उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराना कोई इशू नहीं है। जो आप काफ लीग की भी हम पहले मिसाल दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका यही ख्याल है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है तो इमरान खान साहब ने कहीं नहीं जाना। और वो इस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी को फोकस कर रहे हैं, वो इमोशनल नहीं हो रहे। वो बिलावल साहब को भी जो खबरें आती हैं, इत्तलात आती हैं, वो समझा रहे हैं कि आपने जज्बात से काम नहीं लेना, ये सियासत जो है बड़ी पुरखार वादी है। जरदारी साहब दोनों को मैसेज दे रहे हैं। जरदारी साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ पीडीएम को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि मौलाना साहब और मियां साहब जो पोजीशन या मरियम बीबी जो पोजीशन ले बैठे हैं उससे हमें कुछ अचीव नहीं होगा, उससे डैमेज होगा। एक दूसरी चीज अगर आप गौर करें, वो ये कह रहे हैं कि हमें जेलें भरनी होंगी, तो वो शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी जेल में, हमजा साहब भी जेल में। मरियम बीबी के बारे में गवर्नमेंट की राय आपको पता है, वो कहते हैं औरत होने का एडवांटेज ले रही हैं, लेकिन बिलावल साहब को उन्हें पता है कि ये एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर मैच फाइनल राउंड में दाखिल हो गया, और ना ये डिस्काउंट फिर मुझे मिलेगा। आपको याद होगा पीडीएम के पहले इजलास में जरदारी साहब ने कहा था कि आप सब तो निकल जाएंगे लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा, और अभी भी वो यही हैं और मियां साहब लंदन में बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है वो मियां साहब को भी इशारा दे रहे हैं कि अगर आप वाकई संजीदा हैं और मुकम्मल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक होता है ना आपसे बयानात की हद तक ज़ाहिर है बहुत कन्फ्रंटेशन हो गई है, तो फिर आप पाकिस्तान ही आ जाएं ताकि हम मिल के एक साथ जेल जाएं, जेल भरो तहरीक चलाएं और आगे बढ़ें। तो एक तो ये उसमें पहलू है कि दोनों के लिए मैसेज है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट को भी वो ये इशारा दे रहे हैं कि आप पीटीआई की सपोर्ट से हट के हमसे भी राब्ता करें ताकि हम जो है वो आपके लिए कोई रास्ता निकालें। और इस मैसेज के जरिए मेरे ख्याल है उन्होंने इस बयान के जरिए दोनों को मैसेज दिया है, दोनों को मैसेज दिया है। चलिए जरदारी साहब तो दोनों को जो है वो मैसेज दे रहे हैं। Allow me to add just one more point. Quickly आदिल 10 सेकंड। हाँ जी, पार्टी में अब ये बात हो रही है कि अगर हमने जी बिल्कुल, अगर हमने इस्तीफे दिए तो वाकई पीटीआई इलेक्शन करवा लेगी या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा देगा और हमारी 18वीं तरमीम बुलडोज हो गई, तो जो सिंध में हमारे पास पावर है वो भी नहीं रहेगी। और जरदारी साहब तो दोनों को मैसेजिंग कर रहे हैं, ऑपोजिशन को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, लेकिन खान साहब किसको मैसेज दे रहे हैं इस पर भी बात होगी। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी खान साहब किसको मैसेजिंग दे रहे हैं, तो उस पर मरियम नवाज साहिबा का क्या तज्जिया है, क्या तबसरा है, जरा वो सुन लें, फिर तो पैनल से पूछते हैं। कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है, जानते हो ना? अवैध साहब, सुनाता आवाम को है, कहता किसी और को है, और ऑब्वियसली ये बात हो रही है दुरानी साहब जो गए थे शहबाज साहब से मिलने के लिए, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जब भी लगता है कि तासुर अब कोई इस तरह मिल रहा है कि शायद कोई डील होने जा रही है या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करना चाह रही है, तो खान साहब फ़ौरन बाहर निकल के कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। मरियम साहबा की स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने कहा है? देखिए मरियम, मैं ये समझ रहा हूँ कि मरियम अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ये बताना चाह रही है कि कितनी इम्पोर्टेंट है इस वक्त उनकी लीडरशिप, और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी मजबूर हो रही है कि उनके पास मैसेंजर्स भेज रहे हैं और वो फिर इनकार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मरियम साहिबा ने सिर्फ इस तकरीर के अंदर उन्होंने नहीं कहा, बाकी सारी तकरीरों में कहा कि जी बताइए आप कि मैं इस्तीफे मुंह पे फेंक दूं। सक्कर में भी उन्होंने कहा, मर्दान में भी कहा,
तो उनको पता है कि लाड़काना के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेज पे वो इस्तीफों की बात कहेंगी तो उनको बैकफायर करेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी सियासी जमातें और हुक्मरान जमात के लीडरान बशमूल हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुखातिब हो रहे हैं। और फिर हम और आप जैसे जो भी लोग हैं, जो जाहिर बात है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल रहा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, सियासी तारीख में, तो हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। हमारा हादसा हर जो जाविया होता है हर हादसे का, वो सारा जो होता है वो उनकी तरफ होता है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। अगर एस्टैब्लिशमेंट हर चीज कर सकता हमारा, तो फिर मेरी नजर में चौधरी शुजात और गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम 15 साल के लिए वजीर आजम मुंतखब होते हैं इस मुल्क के, ऐसी बात नहीं है। अवाम की ताकत है जो सियासी लीडरान को के लिए ऑक्सीजन होती है। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें अब जो है वो अवाम की तरफ देखने के बजाय वो कहीं और देखती है, कहीं और देखती है। वैसा क्योंकि बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया है, मैं ज़रा रज़ा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँगा और आदिल से भी मुझे पूछना है। रज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो ये अभी दुरानी साहब की मीटिंग हुई है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है? ट्रैक 2 की जो बात हो रही है और इसी पे फिर खान साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है। देखिए, पहली तो ये बात है कि दुरानी साहब का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ हलकों से या जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वज़ीर रह चुके हैं और उनका जो है उनकी सियासत और उनकी जो प्लेसमेंट है वो बड़ी वाज़ेह है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने ज़ाती हैसियत में किया है या उनको सिग्नल दिया, ये तो आपको और मुझे कभी नहीं मालूम पड़ सकेगा। हम इसके ऊपर सिर्फ एक कयाफाई कर सकते हैं या 2 जमा 2 4 बना सकते हैं। तो ये जो बात है, ये ट्रैक 2 जो है या ट्रैक 2 या बैकडोर पार्लेस, ये बिल्कुल इनका आगाज़ हुआ है। और अगर आपको याद हो, इससे पहले बिलावल भुट्टो जो थे वो भी शहबाज साहब को मिलने गए थे जेल में, ये दूसरी मुलाकात थी। और अगर आप सारी इन चीज़ों को ज्वाइन करें डॉट्स को, तो बिल्कुल एक एफर्ट है कि गुफ्तो शनीद होनी का आगाज़ हो चुका है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो डायलॉग होना चाहिए। जमहूरियत में कोई अमर माने नहीं है। जमहूरियत का मतलब ही डायलॉग और तमाम मुख्तलिफ हरीकैन मिलजुल के बात करते हैं। सड़कों पे एजिटेशन से, जलाओ घेराव से मुल्क का नुकसान होता है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत डूबी हुई है, लोग बेरोजगार हैं, रिकवरी नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस सूरत हाल में ये कोलिजन को हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। ये जनवरी फरवरी का जो है जी। ठीक। अच्छा आदिल साहब, ये जो गुफ्तो शनीद का आगाज हो रहा है, जिस तरह बात कर रहे हैं रज़ा साहब, और होना भी चाहिए, इसमें जो मरीम साहिबा की स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट आई है, वैसे ज़रा मैं आदिल का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, जो मरीम साहिबा की स्टेटमेंट आई है कि कोई बातचीत नहीं होगी और जो नवाज शरीफ साहब का भी आया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये ऐसे लग रहा है, क्या उनको लगता है कि जी शायद शहबाज साहब ना अकेले कुछ जो है उनको मिल जाए, हमें भी इसमें होना चाहिए, या आप हमें इस इक्वेशन में से निकालना नहीं चाहते, ये बावर कराना चाहते? किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए मेरा ये ख्याल है कि वो तो फैमिली इस मामले में एक है कि डिसीजन वो यूनानिमसली लेंगे इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन जहाँ तक कनेक्शन की बात है तो वो फर्स्ट और फाइनल कनेक्शन शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और शहबाज शरीफ के जो हम ख्याल पार्टी के अंदर और लोग हैं वो आज की तारीख में भी कनेक्शन में हैं, कांटेक्ट में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टेंशन डिफ्यूज करने के लिए कोई रिलीफ मिले। अगर कोई ये कहता है कि नहीं है तो वो कहीं किसी और दुनिया में रहता है। दूसरी बात यह है कि मरियम साहिबा का जो ये बयान है, मुझे लगता है कि ये सियासी बयान या तज्जिए से ज़्यादा गुस्से में दिया हुआ बयान है कि तुम्हें बुरा क्यों लगता है। देखिए इमरान खान साहब का गवर्नेंस पे, आप इन्फ्लेशन पे, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे तो तनकीद करें गवर्नमेंट की, लेकिन इमरान खान ने आपको पता है ऑन एयर भी कह चुके हैं कि जी मैं NRO नहीं दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। और मेरी इत्तलात ये है कि वो जहां की बात मरियम साहिबा कर रही है वो वहां पर भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकें कि अगर कोई ऐसी स्टेज है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा लेकिन इनको इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला जो है वो इस हद तक नहीं है। वो अपना सिग्नल जहां देना था वहां दे चुके हैं कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, स्टेप डाउन कर जाऊंगा। आदिल अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रज़ा रूमी साहब और अवैस तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में क्या होता है, टूट फूट तो नज़र आ रही है, बेसिक चीज़ों पे जो है वो कंसेंसस नहीं है, ये तहरीक जाएगी कहाँ, आने वाले दिन बताएंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह।